हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल सिंपली मैनेजमेंट नोट्स। इस चैनल पर हम मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस अपलोड करते हैं व्हिच आर यूजफुल फॉर BBA, MBA कॉमर्स स्टूडेंट्स एंड UGC नेट एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट पेपर 2 कोड 55 एंड 17। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था प्लानिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने कवर किया था मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लानिंग, टाइप्स ऑफ प्लान्स, process of planning, importance of planning, barriers in planning and measures to effective planning। और वीडियो के एंड में कुछ MCQs थे प्लानिंग से रिलेटेड। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग प्लानिंग का ही पार्ट है। प्लानिंग मतलब फ्यूचर में क्या एक्शन लेना है उसके बारे में अभी से सोचना, अभी से डिसाइड करना, प्रेजेंट में डिसाइड करना व्हाट इज़ टू बी डन इन फ्यूचर, बाय whom, हाउ, व्हेन एंड वेयर। डिसीजन मेकिंग का मतलब है चूजिंग और सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन अमंग 2 और मोर ऑल्टरनेटिव्स। सो इस वीडियो में हम डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड ये सब टॉपिक्स स्टडी करेंगे। बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। यू कैन सी इट्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, तो एक वीडियो में ये सभी टॉपिक्स कवर करना मुश्किल होगा, तो मैं पार्ट्स में वीडियोस बनाऊंगी। इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन पार्ट स्टडी करेंगे, जिसमें हम समझेंगे मीनिंग, डेफिनेशंस, फीचर्स, टाइप्स ऑफ डिसीजन, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इफेक्टिव डिसीजन, कॉमन डिफिकल्टीज, बायसेस एंड एरर्स एंड गाइडलाइंस फॉर मेकिंग इफेक्टिव डिसीजन। बाकी के टॉपिक्स हम अपकमिंग वीडियोस में समझेंगे। हर वीडियो के एंड में कुछ MCQs भी होंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग विद मीनिंग ऑफ डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मैनेजर जो भी टास्क परफॉर्म करता है या जो भी फंक्शंस परफॉर्म करता है, उन सब में उनको डिसीजंस लेने होते हैं। डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उन सभी एक्टिविटीज़ का जो एक मैनेजर परफॉर्म करता है। एवरी मैनेजर हैज़ टू मेक सम चॉइसेस। मैनेजर के पास कुछ ऑल्टरनेट वेज होते हैं किसी भी काम को करने के लिए या डिज़ायर्ड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए। उन सभी ऑल्टरनेटिव्स में से वो बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सभी इक्वली गुड होंगे। सो दैट प्रोसेस ऑफ चूजिंग बेस्ट ऑल्टरनेटिव is called decision making. Also, decision making permeates through all managerial functions such as planning, organizing, directing and control. चाहे planning का function हो, organizing का function हो, direction से related activities हो या controlling से related, decision हर समय लेने पड़ते हैं। So a manager is continuously engaged in the decision making process, चाहे goal set करना हो और determining plans and course of action, strategies formulate करना, policies and procedures, hiring, promoting, firing and transferring of employees, assigning jobs and goals to subordinates, supervising and guiding them and evaluating their performance etc. इन सब से related decisions manager को लेने पड़ते हैं। Now let's have a look at some important definitions of decision making। यहाँ पर कुछ definitions दी है decision making की। I'm not going to read each and every definition. You can pause the video and read all the definitions because these definitions are given by different scholars. तो ये तो आपको as it is learn करनी पड़ेगी। Next topic is features or characteristics of decision making। डिसीजन मेकिंग एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी है, एक मेंटल एक्सरसाइज है जिसमें हम ऑल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं। सेकेंडली, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उनमें से कौन सा बेस्ट रहेगा वो डिसाइड करना है। We choose the best alternative, we select the most feasible alternative. So decision making is a process of selection. It is basically a process of choice making. अगला फीचर है डिसीजन मेकिंग इज ऑलवेज गोल ओरिएंटेड। डिसीजन मेकिंग लाइक एनी अदर मैनेजमेंट प्रोसेस इज गोल डायरेक्टेड। कुछ गोल्स अचीव करने के लिए, रिजल्ट्स अचीव करने के लिए आप डिसीजन ले रहे हो। नो डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट एनी पर्पस। नेक्स्ट पॉइंट, एन एलिमेंट ऑफ कमिटमेंट। डिसीजन मेकिंग में कमिटमेंट होता है, देयर इज डेडिकेशन, देयर इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट द थिंग्स शुड गो द वे दे आर एक्सपेक्टेड टू गो।
अगला पॉइंट है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। सो फाइनल डिसीजन लेने से पहले डिसीजन मेकर सभी ऑप्शंस को, ऑल्टरनेटिव्स को इवैल्यूएट करता है। ही कंसिडर्स ऑल प्रॉज एंड कॉन्स। इससे एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है दैट हाउ ईच वन ऑफ दीज ऑल्टरनेटिव्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव्स अंडर क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ डिसीजन। डिसीजंस कैन बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज। मैनेजर्स को ऑर्गेनाइजेशन में बहुत तरह के डिसीजंस लेने होते हैं। हर डिसीजन के लिए कंडीशंस डिफरेंट होती है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट डिफरेंट वेज इन विच ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस में बी क्लासिफाइड। सबसे पहली क्लासिफिकेशन है प्रोग्राम डिसीजंस एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। प्रोग्राम्ड डिसीजंस लिए जाते हैं रूटीन एंड रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स के लिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ एंड रूल्स होती हैं जो गाइडलाइन की तरह होती है। सो जो रिपीटेटिव रूटीन वर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ एंड रूल्स रेफर किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज़ की प्रमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए ऑलरेडी क्राइटेरिया सेट होगा। These criteria are established by promotion policy। तो मैनेजर्स को बस वो पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते हुए देखना होता है कि कौन से एम्प्लॉयज़ वो क्राइटेरिया मीट कर रहे हैं, उन्हीं को प्रमोट करना है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए प्री डिटर्मिन्ड सॉल्यूशंस होते हैं, इसलिए सच काइंड ऑफ डिसीजंस आर इजी टू मेक। और प्रोग्राम डिसीजंस जो लोअर लेवल पर एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो लेते हैं। हाई लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं वो पॉलिसीज़ डिज़ाइन करते हैं, रूल्स बनाते हैं, और लोअर लेवल्स पर जो काम कर रहे हैं वो इन पॉलिसीज़ के दायरे में रहते हुए डिसीजंस लेते हैं। और ये जो डिसीजंस लिए जाते हैं ये इंटरनल एनवायरनमेंट को कंसिडर करते हुए लिए जाते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़, पॉलिसीज़, एम्प्लॉयज़ की प्रेफरेंसेस, इंटरेस्ट्स, नॉलेज, स्किल्स एट्सेट्रा। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इतना इम्पैक्ट नहीं होता। देन देर आर नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। ये डिसीजंस लिए जाते हैं यूनिक अनयूजुअल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, जो प्रॉब्लम्स रूटीन प्रॉब्लम्स नहीं हैं, जिनके लिए कोई रेडीमेड सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, फॉर विच वेरियस ऑल्टरनेटिव्स कैन नॉट बी डिसाइडेड इन एडवांस। सो non-programmed decisions are made for novel and non-repetitive problems. For example, अगर ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करना चाहती है, अब ये कोई ऐसा डिसीजन तो है नहीं जो ऑर्गेनाइजेशन डेली बेसिस पर लेती है। एक्सपेंशन के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कैन ऐड अ न्यू प्रोडक्ट लाइन, और इट कैन मूव इनटू न्यू मार्केट्स, या किसी ऑर्गेनाइजेशन को एक्वायर करके। अब इस तरह के जो डिसीजंस हैं हायर लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करती है, पीपल सिटिंग एट हायर पोजीशंस। और ऐसे डिसीजंस लेने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी कंसिडर करना पड़ता है, द फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। क्योंकि इन डिसीजंस का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज स्ट्रैटेजिक एंड टैक्टिकल डिसीजंस। स्ट्रैटेजिक डिसीजंस आर मेजर डिसीजंस जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन लेती है न्यू प्लांट बाय करने के लिए, इट विल रिक्वायर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन करोर्स, और रिस्क भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल्स ये हैं, लाइक डिसीजंस रिलेटेड टू चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, चेंज इन पर्सनल पॉलिसीज एक्सेट्रा। ये सभी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस हैं। एंड लाइक नॉन प्रोग्राम डिसीजन, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस भी एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए ले जाते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, इट इज़ अनडिटर्मिन्ड, अनसर्टेन। तो ऐसे डिसीजंस के जो आउटकम्स होते हैं वो हम एडवांस में पता नहीं लगा सकते, क्योंकि वो डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, एंड एनवायरनमेंट इज़ नॉट स्टैटिक, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। वहीं दूसरी और टैक्टिकल डिसीजंस की बात करें तो ये डिसीजंस लिए जाते हैं डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, जैसे कि प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं रूटीन वर्क के लिए। टैक्टिकल डिसीजंस भी रूटीन वर्क के लिए लिए जाते हैं, और क्योंकि ये डिसीजंस डे टू डे बेसिस पर लिए जाते हैं, सो दीज डिसीजंस आर टेकन फ्रीक्वेंटली, जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है, एम्प्लॉयज़ को ड्यूटीज़ असाइन करनी है। टैक्टिकल डिसीजंस शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए लिए जाते हैं, एंड दे अफेक्ट स्मॉल पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये डिसीजंस लोअर लेवल मैनेजमेंट लेती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजंस।
इंडिविजुअल डिसीजंस आर टेकन बाय अ सिंगल पर्सन, और ये डिसीजन भी रूटीन वर्क के लिए लिए जाते हैं. इंडिविजुअल डिसीजंस आर टेकन वेयर द प्रॉब्लम इज़ ऑफ रूटीन नेचर, जहाँ पर फिक्स्ड मेथड्स, डेफिनेट प्रोसीजर्स होते हैं. ऑन द अदर हैंड ग्रुप डिसीजंस आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ पर्सन्स. जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, मेजर स्ट्रैटेजिक डिसीजंस होते हैं, जिसका असर पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर होगा, ऐसे डिसीजंस ग्रुप में लिए जाते हैं, where experts from different areas, fields or departments come together to solve a problem. Next classification is simple and complex decision. जो डिसीजंस लेने आसान होते हैं, जहाँ सिंपल प्रॉब्लम होती है वो सिंपल डिसीजंस होते हैं, जहाँ डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, क्रिटिकल प्रॉब्लम है, वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं. सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को अगर कंबाइन करें तो 4 टाइप्स ऑफ सिचुएशंस या डिसीजंस निकल कर आते हैं. मैकेनिस्ट, जजमेंटल, एनालिटिकल एंड अडैप्टिव डिसीजंस. जब प्रॉब्लम सिंपल हो एंड देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, जहाँ परिणाम निश्चित है, ये होते हैं रूटीन डिसीजंस या मैकेनिस्ट डिसीजंस. रूटीन और रिपीटेटिव वर्क से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं वेयर देयर आर लिमिटेड नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स एंड आउटकम इज नोन. जहाँ सिंपल प्रॉब्लम है बट सर्टेनिटी लो है, वो होते हैं जजमेंटल डिसीजंस. Here the problem has limited number of decision variables and outcome is unknown. For example, marketing manager के पास बहुत सारे alternatives होंगे एक प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, बट किसका क्या रिजल्ट होगा वो उसके बारे में श्योर नहीं होगा. तो यहाँ अपने एक्सपीरियंस, अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर मैनेजर डिसीजन लेगा. ये होते हैं judgmental decisions where certainty is low, where manager is not sure about the outcome. जहाँ डिसीजन कॉम्प्लेक्स है और आउटकम हैज़ हाई सर्टेनिटी, दीज आर एनालिटिकल डिसीजंस. An analytical decision involves a problem with a large number of decision variables where the outcome of each alternative can be computed. बहुत सारी प्रोडक्शन एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स होती हैं बट सॉल्यूशन कैन बी फाउंड. There are variety of computational techniques that can be used to find optimal solutions like linear programming, network analysis, queuing theory, etc. बट ऐसे डिसीजंस लेने से पहले सभी फैक्ट्स क्लियर होने चाहिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. डिसीजन मेकर शुड केयरफुली एनालाइज डेटा टू कम अप विद अ सॉल्यूशन. फोर्थ टाइप इज व्हेन प्रॉब्लम इज कॉम्प्लेक्स एंड आउटकम हैज़ लो डिग्री ऑफ सर्टेनिटी. सो आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स involved. ये होते हैं adaptive decision. Now coming to the process of decision making. So different authors have described different stages or steps in the process of decision making. For example, Herbert Simon has given 3 stages. Newman and Summer के accordingly decision making is a 4-step process. Peter Drucker के accordingly decision making में 5 steps होते हैं. जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है उसमें 5 स्टेप्स होते हैं. बट वी विल नॉट बी गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ ऑल दीज. हम जनरल स्टेप स्टडी करेंगे जो यूजुअली डिसीजंस लेने में काम आते हैं. सो जो मेन स्टेप्स हैं डिसीजन मेकिंग में वो हैं सेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स, इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, एक्शन एंड रिजल्ट. अब इन्हें थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं. फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स. डिसीजन लेने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जब कुछ अचीव करना है, जब कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए डिसीजंस लिए जाते हैं. सो पहले मैनेजर डिसाइड करेगा कि क्या अचीव करना है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या गोल्स हैं. सेकेंड स्टेप होता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. लास्ट स्टेप में डिसाइड किया कि मैनेजर क्या अचीव करना चाहता है. अब कुछ भी अचीव करने के लिए प्रॉब्लम्स तो आएंगी. इस स्टेप में उन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है. ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइक ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी, वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पुअर अटेंडेंस ऑफ स्टाफ, डिक्लाइन इन सेल्स, एक्यूमुलेशन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स एक्सेट्रा. सो जो रिजल्ट्स अचीव करने हैं उनके रास्ते में क्या प्रॉब्लम्स आएंगी वो आइडेंटिफाई करनी होती है इस स्टेप में. और उसके 2 स्टेप्स हैं, डायग्नोसिस, एनालिसिस. सबसे पहले बात करते हैं डायग्नोसिस की.
मेडिकल टर्म्स में डायग्नोसिस का मतलब है डिजीज़ आइडेंटिफाई करना उसके सिम्टम्स के बेसिस पर। सिम्टम्स तब अपीयर होते हैं जब कोई प्रॉब्लम होती है। सिम्टम इज़ नॉट द प्रॉब्लम। These are the signs or signals that tell us that there is some problem going inside our body. करेक्ट डायग्नोसिस, एक्यूरेट डायग्नोसिस उतना ही ज़रूरी है एक मैनेजर के लिए जितना कि एक डॉक्टर के लिए ज़रूरी है ये जानना कि पेशेंट को क्या डिजीज़ है। कई बार मैनेजर सिम्टम्स को ही प्रॉब्लम समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ टर्नओवर ज़्यादा है तो this can be a symptom of some underlying problem. The problem can be poor compensation or improper work-life balance or lack of opportunities for growth. अगर स्टमक एक है, पेट में दर्द है, then doctor will find the cause of it. Pain is not the problem, it is the symptom. Pain क्यों हो रहा है? Maybe due to some food allergy or food poisoning, lactose intolerance हो सकता है, और maybe cancer. Sometimes one may have abdominal pain from a problem that isn't in your belly, like heart attack or pneumonia. प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है। उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में भी ये बहुत ज़रूरी है कि रियल कॉज फाइंड आउट किया जाए प्रॉब्लम का। सो द डायग्नोसिस ऑफ द प्रॉब्लम शुड बी डन वेरी केयरफुली टू फाइंड द करेक्ट कॉज। वंस द डायग्नोसिस इज डन, नेक्स्ट स्टेप इज एनालिसिस। डायग्नोसिस से पता चलता है कि क्या प्रॉब्लम है, और एनालिसिस में उस प्रॉब्लम को केयरफुली एग्जामिन किया जाता है, डिटेल में स्टडी किया जाता है, ताकि पता चल पाए कि इस तरह की प्रॉब्लम कौन सॉल्व कर पाएगा, क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कितने टाइम में ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। जब ये सब चीज़ें पता होंगी तभी पॉसिबल सॉल्यूशंस ढूंढे जा सकते हैं। अगला स्टेप है सर्च फॉर ऑल्टरनेटिव्स। अब मैनेजर को पता है प्रॉब्लम क्या है, किस वजह से है, तो अब सभी पॉसिबल सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं। मैनेजर हैज़ टू सर्च फॉर द वेरियस पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, सो हर पॉसिबल वे फाइंड आउट करना है। और ऑल्टरनेटिव्स निकालते समय प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर अप्लाई करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर क्या है? प्रिंसिपल ऑफ लिमिटिंग फैक्टर कहता है इफ़ इन डेवलपिंग ऑल्टरनेटिव्स द मोर एन इंडिविजुअल कैन रिकॉग्नाइज एंड सॉल्व for those factors that are limiting or critical to the attainment of a desired goal, the more effectively and efficiently he can select the most favorable alternative. So limiting factor होते हैं constraints which stops you from achieving your objectives, that stands in a way of accomplishing a desired object. Limiting factors can be financial constraints, lack of skilled workforce, shortage of labor force, shortage of plant capacity, shortage of raw material. Managers will confine their search for alternatives to those which will overcome the limiting factors. इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कंपनी की सेल्स डिक्लाइन कर रही है, उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। इट मे बी ड्यू टू पुअर कस्टमर सर्विस, इनइफेक्टिव सेल्स टीम, पुअरली ट्रेन्ड स्टाफ, पुअर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, पुअर प्रोडक्ट और प्राइस, कुछ भी कारण हो सकते हैं। मैनेजर सबसे पहले प्रॉब्लम फाइंड आउट करेगा कि किस वजह से सेल्स डिक्लाइन की हैं। मान लो प्रॉब्लम थी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में, तो वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढेगा। ही विल लुक फॉर पॉसिबल सॉल्यूशंस। कैसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इम्प्रूव कर सकते हैं? ईमेल मार्केटिंग कैन बी डन, email newsletters can be created, flyers and banners can be used to spread awareness about the product, trade shows, events can be organized, product reviews by industry leaders, reviews from influencers, एडवर्टाइजिंग ऑन सोशल मीडिया, PPC एडवर्टाइजिंग कैन बी यूज, पे पर क्लिक, जहाँ गूगल ऐड चलाता है और पर क्लिक के हिसाब से पे करना होता है। सो अ मिक्स ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैन बी यूज्ड। बट यहाँ मैनेजर के पास एक लिमिटिंग फैक्टर है, फाइनेंस। He has limited finance. The company cannot spend more than 1 CR on marketing and advertising. So manager जो भी alternatives ढूंढेगा इन restrictions को, constraints को ध्यान में रखते हुए ढूंढेगा। See, development of alternative is a creative process. It requires research and imagination. और एक problem के बहुत सारे solutions निकालने का फ़ायदा ये भी होता है कि एक तो काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती है सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करने के लिए, और दूसरा इन केस जो सिलेक्टेड ऑल्टरनेटिव है किसी वजह से वर्क नहीं कर पाया तो एक तरह से प्लान बी रेडी होता है। सो इफ़ वन डिसीजन गोज रॉन्ग द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव कैन बी चूजन।
अगला स्टेप है इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स। नाउ मैनेजर हैज़ फ्यू ऑल्टरनेटिव्स, बट सभी के सभी तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, हमें तो एक सोल्यूशन चाहिए। तो अब जो मैनेजर के पास ऑल्टरनेटिव्स हैं उनकी वो स्क्रीनिंग करेगा, उनका डिटेल्ड इवैल्यूएशन होगा, उन ऑप्शंस को एनालाइज किया जाएगा ताकि हर एक ऑल्टरनेटिव की प्रॉज एंड कॉन्स निकाले जा सके और जो ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं उनको नैरो डाउन किया जा सके। पीटर ड्रकर ने 4 क्राइटेरियाज बताए हैं जिससे ये इवैल्यूएशन किया जा सकता है। वो 4 फैक्टर्स क्या हैं? रिस्क इन्वॉल्व्ड, कॉस्ट इन्वॉल्व्ड, टाइम अवेलेबल एंड रिसोर्सेज। इन फैक्टर्स के बेसिस पर ऑल्टरनेटिव्स नैरो डाउन किए जा सकते हैं। जब ये हो जाए, नाउ मैनेजर इज गोइंग टू डायसेक्ट ईच ऑल्टरनेटिव। हर ऑल्टरनेटिव की क्या कॉस्ट है, कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी, क्या आउटपुट आएगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उन पर क्या साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा। ऑल दीज फैक्टर्स हैव टू बी टेकन इनटू अकाउंट व्हाइल इवैल्यूएटिंग द ऑल्टरनेटिव्स। Next step is choice of alternative. Now manager has to choose the best solution out of the all available alternatives. Evaluation से clear picture मिल जाती है that how each alternative is going to contribute to the objectives under question, जो कि previous step में किया था evaluation of alternatives। सभी available alternatives का comparison होगा और best alternative बेस्ट सॉल्यूशन निकाला जाएगा। द मोस्ट एक्सेप्टेबल ऑल्टरनेटिव दैट फिट्स with the organizational objectives. In choosing an alternative, the decision maker can go through 3 approaches: experience, experimentation and research and analysis. Decision maker अपना past experience यूज़ कर सकता है, अगर उसने पहले भी ऐसी कोई प्रॉब्लम सॉल्व की है तो वहाँ से हेल्प मिल सकती है, या एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में। जैसे जब ऑर्गेनाइजेशन को कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो उससे लार्ज स्केल पर लॉन्च करने से पहले उसे टेस्ट किया जाता है मार्केट में, उसे एक स्मॉल स्केल पर लॉन्च किया जाता है। द प्रोडक्ट इज़ एक्सपोज टू द टेस्ट ग्रुप एंड देयर रिस्पॉन्सेज आर मेजर्ड, ये देखने के लिए कि प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। सो ऐसे लिमिटेड स्केल पर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। अनदर मेथड इज़ रिसर्च एंड एनालिसिस। इसमें कंप्यूटर बेस्ड मॉडल्स यूज़ किए जाते हैं बिकॉज दिस मेथड इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। ये मेथड मेजर डिसीजंस लेने में यूज़ किया जाता है जहाँ काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होता है। सो ये सब मेथड यूज़ किए जाते हैं ऑल्टरनेटिव चूज़ करने में। Managers should always take into account the uncertainty of outcome of a decision. Therefore, they should be ready with alternative action if one fails. In order to do this, managers should often be ready with contingency plans. जब हमने प्लानिंग का कॉन्सेप्ट स्टडी किया था प्रीवियस वीडियो में, तब हमने टाइप्स ऑफ प्लान स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था कॉन्टिजेंसी प्लान्स क्या होते हैं। दे आर बैकअप प्लान्स। जब एक्सपेक्टेड प्लान फेल हो जाता है या प्लान ए फेल हो जाता है तो काम आता है प्लान बी। सो दैट प्लान बी इज़ कॉन्टिजेंसी प्लान। अब ऑल्टरनेटिव्स सेलेक्ट कर लिए, नेक्स्ट स्टेप इज़ एक्शन, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फाइनल डिसीजन। जब प्लान इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके बारे में कम्युनिकेट करते हैं सबऑर्डिनेट्स को साफ और स्पष्ट शब्दों में, ताकि सबऑर्डिनेट्स को अच्छे से समझ आ जाए और उनकी तरफ से कोई रेजिस्टेंस ना हो। क्योंकि जब डिसीजन इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत से चेंजेस आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में इन टर्म्स ऑफ इट्स स्ट्रक्चर and administration, delegation of authority, allocation of resources, duties assign होंगी। अगर कोई ऑपोजिशन है तो इसी स्टेज पर उन्हें मनाना पड़ेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू विन द ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़, क्योंकि प्लानिंग सीनियर्स करते हैं बट इम्प्लीमेंट सबऑर्डिनेट्स करते हैं, काम तो उन्हें ही करना है। सो उनका डिसीजन को फेवर करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि डिसीजन सही टाइम पर और सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाए। फिर लास्ट स्टेप है रिजल्ट्स। जब डिसीजन इम्प्लीमेंट होता है तो उसके कुछ रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम होता है। दीज रिजल्ट्स शुड मैच द ऑब्जेक्टिव्स सेट एट द स्टार्टिंग ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इफ फीडबैक इंडिकेट्स दैट द डिसीजन इज नॉट यील्डिंग द डिजायर्ड रिजल्ट, अगर कोई डेविएशन है ऑब्जेक्टिव्स और रिजल्ट्स में, देन नेसेसरी चेंजेस शुड बी मेड इन द डिसीजन और इट्स इम्प्लीमेंटेशन। सो दिस इज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज अफेक्टिव डिसीजन। What is an effective decision? कौन सी क्वालिटीज़ डिसीजन को अफेक्टिव बनाती है? Firstly, effective decision is action oriented.
The decision should be able to specify actions which are required to be undertaken to achieve objectives for which the decision has been taken. Secondly, goal orientation. Like all other activities of organization, decision making too should be goal oriented. It should help the organization to achieve the goal. Goals are achieved through both decision as well as its implementation. Thirdly, efficiency in implementation. The final results of a decision are achieved through implementation. Proper implementation is required for any decision. A decision must be able to get converted into some results through implementation. If it cannot be implemented, it is of no use. अगला टॉपिक है कॉमन डिफ़िकल्टीज़ इन डिसीजन मेकिंग. डिसीजन लेते समय क्या क्या प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज़ आती हैं. फर्स्टली, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन. Information is the basic requirement of decision making. The quality of decision, effectiveness of decision depend करती है इस चीज़ पर कि कितनी reliable और relevant information available है. So अगर information available नहीं है या incomplete information होगी तो it will be difficult to identify and define the problem. It will be difficult to develop tentative solutions and selecting a suitable one to solve the problem. Next is unsupporting environment. इन्वायरमेंट की जब हम बात करें तो इसमें दोनों इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं. इंटरनल फैक्टर्स जैसे कि एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इंक्लूड्स कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स, सप्लायर्स एट्सेट्रा. ऑल दीज फैक्टर अफेक्ट द नेचर ऑफ डिसीजन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन. अगर सपोर्टिव इन्वायरमेंट है तो डिसीजन मेकर्स एनकरेज्ड फील करेंगे और कॉन्फिडेंटली डिसीजन ले पाएंगे. अगला पॉइंट है नॉन एक्सेप्टेंस बाय सबॉर्डिनेट्स. मैनेजर्स डिसीजंस लेते हैं बट उसकी इम्प्लीमेंटेशन सबॉर्डिनेट्स करते हैं. तो अफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि सबॉर्डिनेट्स डिसीजन को एक्सेप्ट करें, ना कि रेजिस्ट करें. और जब सबॉर्डिनेट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का पार्ट होते हैं तो ईजी हो जाता है मैनेजमेंट के लिए डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना. Another factor is ineffective communication. The decision should be communicated to the employees in clear, precise and simple language so that there is no confusion. Everybody knows what is expected from them. अगला पॉइंट है इनकरेक्ट टाइमिंग. डिसीजन मेकिंग में सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि सही डिसीजन लिया जाए, बट ये भी ज़रूरी है कि सही टाइम पर डिसीजन लिया जाए. फॉर एग्जांपल, अगर मैनेजर ने कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस करना है और कंपनी का कॉम्पिटिटर भी सिमिलर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि वो सही टाइम पर प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दे, नहीं तो कॉम्पिटिटर पहले मार्केट ग्रैब कर लेगा. So these are the common difficulties that a decision maker might face. Next topic is common biases and errors in decision making. First is overconfidence. Overconfidence में decision लेना बहुत ही common error है. कई बार decision maker अपनी abilities को, judgment को over estimate कर लेते हैं और वो सोचते हैं कि वो दूसरों से better है. सेकेंडली, एंकरिंग बायस. एंकरिंग बायस होता है जब कोई प्री एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन पर या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं. इसे एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैं मॉल गई हूँ और वहाँ पर मुझे एक टी शर्ट अच्छी लगती है. मैं उसका प्राइस चेक करती हूँ विच इज़ ₹4000. तो मुझे वो टी शर्ट एक्सपेंसिव लगती है और मैं उसे वापस रख देती हूँ. फिर मुझे एक और टी शर्ट दिखती है, मुझे वो भी अच्छी लगती है. जब मैं उसका प्राइस चेक करती हूँ, उसका प्राइस है 3500. तो फर्स्ट टी शर्ट के कंपैरिजन में सेकंड टी शर्ट का प्राइस कम है, तो मुझे वो इनएक्सपेंसिव लगेगी. मुझे लगेगा कि ये सस्ती है, ये ले लो. हो सकता है अगर मैंने सेकंड टी शर्ट पहले पिक की होती तो मुझे वो भी एक्सपेंसिव लगती, बट क्योंकि मैंने उससे पहले एक और टी शर्ट देखी थी जो कि एक्सपेंसिव थी, तो उसके कंपैरेटिवली सेकेंड टी शर्ट लेस एक्सपेंसिव है. सो मैं डिसीजन ले रही हूँ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर. सो एंकरिंग बायस अकर्स व्हेन फर्स्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन ग्रेटर इंपॉर्टेंस. जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं. और एंकरिंग बायस काफ़ी कॉमन बायस है दैट कैन अफेक्ट आवर चॉइस, ओपिनियंस एंड असम्पशंस. दिस में रिजल्ट इन पुअर डिसीजन मेकिंग. नेक्स्ट इज कॉन्फर्मेशन बायस. कॉन्फर्मेशन बायस क्या होता है? कन्फर्मेशन बायस होता है जब हम ऐसी इन्फॉर्मेशन पर रिलाई करते हैं जो हमारी बिलीफ्स और वैल्यूज़ के सपोर्ट में होती है और उसी के बेसिस पर हम डिसीजन लेते हैं. वो इन्फॉर्मेशन जो हमारे सोच के विरुद्ध होगी, जो हमारे बिलीफ्स के अपोजिंग होगी, उस इन्फॉर्मेशन को हम इतनी वैल्यू नहीं देते.
इसे एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। सपोज़ किसी का मर्डर हुआ है और मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि विक्टिम का मर्डर उसके भाई ने किया है, क्योंकि मैं उसके भाई को जानती हूँ, उससे मिली हूँ कई बार। उसका भाई जब भी मिलता था वो अपने भाई की बुराई करता था, तो इससे मुझे लगा कि वो अपने भाई को पसंद नहीं करता, इसलिए उसी ने मर्डर किया होगा। तो मेरा फोकस उसी इन्फॉर्मेशन पर होगा। मैं ऐसे प्रूफ्स ढूंढूंगी जो मेरे बिलीव्स को सपोर्ट करें। जबकि हो सकता है कि ऐसे हिंट्स भी मिले मुझे इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो कि पॉइंट आउट करते हैं किसी और को, मे बी उसका फ्रेंड मर्डरर हो, बट क्योंकि वो मेरे बिलीव से मैच नहीं खाएगा तो मैं उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी। सो आई विल लुक फॉर कॉन्फर्मेशन एविडेंस ओनली, जो मेरे बिलीव्स के साथ मैच करते हो, जो प्रूव करें कि मर्डरर विक्टिम का भाई ही है। तो ये होता है कॉन्फर्मेशन बायस, जब आप उस इंफॉर्मेशन पर रिलाई करते हो जो आपकी बिलीव्स को सपोर्ट करती है, वैलिडेट करती है, सब्सटैंशिएट करती है। नेक्स्ट इज़ अवेलेबिलिटी बायस। अवेलेबिलिटी बायस तब होता है जब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन पर रिलाई करते हैं जो रेडली अवेलेबल हो, आसानी से जल्दी से अवेलेबल हो, या कोई रीसेंट अकरेंस के बेसिस पर डिसीजन लें, क्योंकि उसकी मेमोरीज माइंड में फ्रेश होंगी। जैसे कि जब किसी मैनेजर को अपने एम्प्लॉई का परफॉर्मेंस अप्रेजल करना होता है तो पूरे साल की परफॉर्मेंस की बजाय वो किसी एक रीसेंट बिहेवियर को ज़्यादा वेटेज दे। सो दिस इज़ अवेलेबिलिटी बायस। अगला है रिप्रेजेंटेटिव बायस। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को या इवेंट को कंपेयर करते हो किसी और ऑब्जेक्ट या इवेंट की सक्सेस या फेलियर से। फॉर एग्जांपल, अगर प्रीवियस प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेसफुल था तो मैनेजर को लगेगा न्यू प्रोडक्ट भी सक्सेसफुल होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी कंपनी ने किसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को हायर किया और वो इतने सक्सेसफुल एम्प्लॉयज़ नहीं साबित हुए, दे वर पुअर परफॉर्मेंस, तो कंपनी के मैनेजर्स को लगेगा कि सेम कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं करनी है क्योंकि उनके स्टूडेंट्स अच्छे एम्प्लॉयज़ नहीं बन पाते। सो दिस इज़ रिप्रेजेंटेटिव बायस, जब लगता है कि टू थिंग्स और इवेंट्स आर सिमिलर टू ईच अदर और क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, जबकि ज़रूरी नहीं ऐसा हो। नेक्स्ट इज़ एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। कई बार हमें पता होता है कि हमारे डिसीजन से डिज़ायरेबल आउटकम नहीं निकल कर आएगा, स्टिल वी स्टिक टू इट। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, अनाउंसमेंट्स होती है मीडिया में, ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डन, से ₹150 crore. So far the results have been disappointing, but still company believes that with additional 50 crores it can turn the things around. There is very little hope. उस केस में क्या करना चाहिए? Should it spend the extra money and risk further losses or should cut off the project? अगर वो और इन्वेस्टमेंट कर देती है जबकि उसे पता है कि दिस कैन बी अ ह्यूज फेलियर, दैट इज एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। व्हेन यू स्टिक टू योर डिसीजन, ये जानते हुए भी द थिंग्स आर नॉट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगला है रैंडमनेस एरर। जब मैनेजर्स रैंडम डेटा में कोई पैटर्न ढूंढते हैं, जब उन्हें लगता है कि वो आउटकम प्रिडिक्ट कर सकते हैं रैंडम इवेंट्स के बेसिस पर, दैट इज़ रैंडमनेस एरर। यूजुअली ये सुपरस्टिशंस पर बेस्ड होता है। 13th को कोई डिसीजन नहीं लेना, नहीं तो सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर मैं ये टाई पहन कर जाऊंगा इंटरव्यू के लिए तो पक्का सेलेक्ट होऊंगा क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने यही टाई पहनी थी। सो व्हेन वी अनरीजनेबली रिलाई ऑन इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स, दैट इज रैंडमनेस बायस। Next is winner's curse. Winner's curse is a phenomena that occurs during auction. जब bidding होती है, कई बार bid जीतने के चक्कर में आप ओवर पे कर देते हो, एक्चुअल जो वैल्यू है उससे कई ज़्यादा पे कर देना फॉर एन आइटम और बिजनेस। कोई और ना जीत जाए उस चक्कर में, जो ट्रू वर्थ है आइटम की, जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, उससे ज़्यादा पे करना, उससे ज़्यादा पे करने के लिए रेडी हो जाना। सो आप जीत कर भी हार जाते हो। अगला पॉइंट है हिंडसाइट बायस। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है जब आप इस चीज़ से कन्विंस हो जाते हो कि आप एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हो किसी भी इवेंट के बारे में बिफोर इट अकर्ड। तो इससे ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, हमें लगता है कि हम फ्यूचर इवेंट्स भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। दिस मे लीड टू अननेसेसरी रिस्क्स। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड न्यू इट ऑल अलोंग। जैसे हम कई बार बोलते हैं, अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि ऐसा ही होगा। सो दैट इज़ हिंडसाइट बायस। Hindsight bias can negatively affect decision making. Believing that one is able to predict future results can lead to overconfidence.
एंड ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड टू मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस और मेकिंग रॉन्ग चॉइसेस। हम रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाते। सो दीज आर सम कॉमन एरर्स एंड बायसेस। नेक्स्ट टॉपिक इज गाइडलाइन फॉर मेकिंग इफेक्टिव डिसीजंस। सक्सेसफुल डिसीजन लेने के लिए किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है? फर्स्टली, डिफाइन द गोल्स। सबसे पहले क्या अचीव करना है, क्या एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होने चाहिए, वो पता होना चाहिए, तभी हम एक्यूरेट डिसीजंस ले पाएंगे। By defining goals, one is provided with long-term vision and motivation. Secondly, decision should contribute to the goal. कई बार एक से ज़्यादा गोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का गोल है सेल्स इंक्रीज़ करना और प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ करना। कई बार सभी गोल्स कंपैटिबल नहीं होते, सो डिसीजन मेकर को ऐसे डिसीजन लेना चाहिए जिससे सभी डिज़ायर्ड गोल्स अचीव हो पाएँ। नेक्स्ट पॉइंट इज़ एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन। कोई भी डिसीजन लेने के लिए इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। कुछ डेटा हमारे पास होगा तभी हम डिसीजन ले पाएंगे। जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी उतना आसान होगा एक वैलिड डिसीजन लेना। अगर सफिशेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो इट्स बेटर टू पोस्टपोन द डिसीजन रादर देन आप लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से गलत डिसीजन ले लो। सो इट इज़ बेटर टू पोस्टपोन अ मेजर डिसीजन रादर देन मेकिंग रॉन्ग डिसीजन, बिकॉज द कॉस्ट ऑफ डिफरिंग डिसीजन विल बी लेसर देन मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन। डेफरिंग मतलब पोस्टपोन। अगला पॉइंट है इन्वॉल्व सबॉर्डिनेट्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेते दौरान इट इज़ डिज़ायरेबल दैट ऑल ऑल्टरनेटिव्स आर कंसिडर्ड बिफोर अराइविंग एट अ डिसीजन। जब हम दूसरों के व्यूज़, उनके ओपिनियंस लेते हैं तो हमें कई बार ऐसी चीज़ें, ऐसे एस्पेक्ट्स पता चलते हैं जो हमें नहीं पता होते। तो सबॉर्डिनेट्स को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करने का मतलब ये नहीं है कि सबॉर्डिनेट जैसा बोल रहे हैं वैसे ही करना, बट इससे मैनेजर को उन लोगों का नज़रिया पता चलता है जिन्होंने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना है, जिन्होंने एक्चुअल में काम करना है। सो वाइल टेकिंग डिसीजन, मैनेजर कैन टेक इनटू अकाउंट द अदर ऑल्टरनेटिव्स, व्यूज़ और ओपिनियंस एज सजेस्टेड बाय सबॉर्डिनेट्स। हर डिसीजन के बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं, ह्यूमन रिलेशंस, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। सो इट इज़ बेटर टू टेक ओपिनियंस of others as it can bring new insights to the problem. It is an old saying that listen to everybody but do according to your own judgment. Next point is timeliness. Decision तभी effective होगा अगर टाइम पर लिया जाएगा। Decision should be made within specified time frame. इसलिए मैनेजर्स को डेडलाइन सेट करनी चाहिए कि इससे पहले हमें किसी ना किसी नतीजे पर पहुंचना है। नेक्स्ट पॉइंट, बी फ्लेक्सिबल। डिसीजन मेकर शुड बी फ्लेक्सिबल इन हिज अप्रोच। डिसीजन लेते समय भी और डिसीजन लेने के बाद भी अगर लग रहा है कि डिसीजन ठीक नहीं है तो ही शुड चेंज इट और मॉडिफाई इट। नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया था। लिमिटिंग फैक्टर्स आर दोज फैक्टर्स दैट आर क्रिटिकल टू द अटेनमेंट ऑफ डिज़ायर्ड गोल्स। अगर मैनेजर को लिमिटिंग फैक्टर्स पता है तो उनके लिए ईजी हो जाता है सही ऑल्टरनेटिव्स और ऑप्शंस चूज़ करना। बट लिमिटिंग फैक्टर्स डिपेंड करते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के ऊपर। So a complete analysis of external environment should be done and analysis of strengths and weaknesses of the organization should also be done. This will help the manager to know what organization is capable of doing and what an organization cannot do. So ऐसे decisions जो implement नहीं हो सकते, keeping in view the strengths and weaknesses of the organization, those decisions can be rejected. लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है कि ये जो लिमिटिंग फैक्टर है ये स्टैटिक नहीं है, दे कीप ऑन चेंजिंग। अगर पास्ट में लिमिटिंग फैक्टर लैक ऑफ फंड्स है, मान लो ऑर्गेनाइजेशन न्यू प्लांट सेटअप करना चाहती है बट फंड्स नहीं थे, दैट वाज इन पास्ट। बट हो सकता है प्रेजेंट में सिचुएशन डिफरेंट हो, नाउ द लिमिटिंग फैक्टर इज सम न्यू गवर्नमेंट पॉलिसी। सो डिसीजन लेते समय लिमिटिंग फैक्टर्स को अच्छे से एनालाइज करना चाहिए। So these are some important suggestions for effective decision making. तो इस वीडियो में हम इतना ही स्टडी करेंगे। अपकमिंग वीडियोस में हम डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड बाकी के टॉपिक स्टडी करेंगे।
like group decision making and its techniques, rationality in decision making and creativity in decision making. इस वीडियो के एंड में कुछ MCQs हैं, वो आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस टॉपिक पर स्टडी मटेरियल चाहते हैं देन यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो। आई हैव शेयर्ड द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। You can also follow us on Facebook and Instagram. Thank you for watching.